स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 4 और इसमें ही हमारा वीडियो है और चैप्टर नंबर 4 का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निष्पादन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। निष्पादन गुणांक प्रशीतन प्रभाव और ऊर्जा निवेश का अनुपात होता है। तो क्या होता है निष्पादन गुणांक इज इक्वल टू COP इज इक्वल प्रशीतन प्रभाव अपॉन ऊर्जा निवेश। यहाँ क्या है, प्रशीतन प्रभाव जो है ये प्रशीतन प्रभाव और ऊर्जा निवेश को एक समान इकाइयों में ही व्यक्त करते हैं। यदि प्रशीतन क्षमता टन है और शक्ति निवेश P किलोवाट है तो COP क्या होगा, TN इंटू मतलब टन इंटू 210 किलो जूल पर मिनट इंटू P इंटू शक्ति निवेश मतलब पावर इंटू 62 किलो जूल पर मिनट। तो क्या हो जाएगा 3.5 TN अपॉन P। तो ये आप इसे COP इज इक्वल टू ये भी होता है, ठीक, प्रशीतन प्रभाव अपन ऊर्जा निवेश। फिर है ऊर्जा दक्षता अनुपात, एनर्जी इफिशियंसी रेशियो EER। ये क्या होता है, हीटिंग या कूलिंग उपयंत्र की ऊर्जा दक्षता अनुपात ऊष्मा आउटपुट BTU में तथा पावर इनपुट वाट आवर का अनुपात होता है। अगर वातानुकूलन यूनिट का एनर्जी इफिशियंसी रेशियो अनुपात अधिक है तो यूनिट अधिक कुशल होगी। USA के अनुसार EER की परिभाषा निम्न प्रकार है तथा कहा गया है कि सिस्टम की आउटपुट BTU पर आवर तथा विद्युत ऊर्जा वाट के अनुपात को ऊर्जा दक्षता अनुपात कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रशीतन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशंस। तो इसमें देखिए ये इनकी कार्यप्रणाली जो होती है प्रशीतन की दो प्रकार की होती है। एक होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली। क्या होता है कि प्राय सभी आधुनिक प्रशीतन संयंत्र इस प्रणाली पर कार्य करते हैं। यह प्रणाली घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक इत्यादि सभी उद्देश्यों के लिए उपयोगी होती है। इस प्रणाली में वाष्प को रेफ्रिजरेंट की तरह उपयोग करते हैं। यदि वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव है तो इसे वाष्प से द्रव या द्रव से वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। जब वाष्प का वाष्पीकरण होता है तो ये शीत पिंड से लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है जिससे यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। संघनन में यह ताप निष्कासित करती है जो कि ठंडा करने के उपयोग में लाई जाती है। इसके बहुत से लाभ हैं जैसे छोटा आकार, कम प्रचालन लागत, अधिक निष्पादन गुणांक ETC। इस प्रणाली के दोष इसके अभिकल्पन में सुधार करके दूर किए जा सकते हैं। इससे अधिक सुरक्षा रहती है तथा क्षरण की समस्या दूर होती है। इस प्रणाली के मुख्य 4 उपकरण काम आते हैं जो निम्नलिखित हैं। संघनित में प्रशीतक के द्वारा कूलेंट की ऊष्मा रिजेक्ट की जाती है। इस तरह प्रशीतक की पूर्ण ऊष्मा संग्रहण के बाद घट जाती है। वाष्पक में प्रशीतक के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है जिससे प्रशीतक का तापमान प्रभावित होता है। इसमें प्रशीतक की पूर्ण ऊष्मा बढ़ जाती है। संपीड़क में वाष्प की एंट्रोपिक संपीड़न होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अवशोषण या निष्कासन नहीं होता। इस प्रकार प्रशीतक की पूर्ण ऊष्मा बढ़ जाती है। यह देखिए वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली, ये शो हो रही है। ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये एक्यूमुलेटर यहाँ पे हो रहा है, ये एवापोरेट हो रही है, ये फ्लैश चैम्बर है और ये मीटिंग डिवाइस है, ये स्ट्रेनर ड्रायर है। फिर है प्रसार या अवरोध वाल्व में कोई कार्य नहीं होता। इससे प्रशीतक की एंथैल्पी स्थिर रहती है। पूर्व वाष्प संपीड़न चक्र में संपीड़क के निकास पर उच्च दाब अवरोध वाल्व के प्रेषक है और चूषण दाब सक्शन प्रेशर जो निम्न दाब है अवरोध वाल्व के निकास तथा संपीड़क के प्रवेश तक बराबर रहता है। इस प्रकार प्रणाली उच्च दाब क्षेत्र व निम्न दाब क्षेत्र में विभक्त रहती है। फिर है वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं एक तापमान और दाब क्या करते हैं, एक तापमान और दाब पर उनकी दूसरे पदार्थों में अवशेषित होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, परंतु अन्य तापमान एवं दाब पर उनके दूसरे पदार्थों में अवशेषित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। यह प्रशीतक इकाई ऊष्मा प्रचालित इकाई है और इसमें प्रशीतक को बारी-बार से अवशोषित एवं मुक्त किया जाता है। इसमें मुख्य अवयव क्या है, जनरेटर, सेपरेटर, कंडेंसर एवं ऑब्जर्वर है। प्रशीतक के रूप में विभिन्न द्रवों का सम्मिश्रण का यूज होता है, परंतु अमोनिया एवं पानी के सम्मिश्रण को एक्वा अमोनिया या अमोनिया जल कहते हैं। प्रशीतन की इस प्रणाली में विभिन्न घटकों को परस्पर स्टील पाइप से जोड़ते हैं। तांबे का पाइप प्रयोग करने से यह संक्षारित हो सकता है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तांबे से क्रिया करके उसे संक्षारित कर देता है। जनरेटर में अमोनिया जल को वाष्प ताप सोर्स से गर्म करते हैं। यह अमोनिया जल गर्म होकर वाष्प में बदलता है और वाष्प दशा में सेपरेटर में प्रवेश करती है। रेक्टिफायर में प्रशीतक द्रव का तापमान कम होता है जिससे भाप स्टीम द्रव अवदशा में बदलती है तथा यही द्रव संधारित्र में से होकर अवशोषक की ओर प्रवाहित होता है। वाष्पक में द्रव अमोनिया का दाब घटाने के लिए वाष्पक के प्रवेश मार्ग द्वारा हाइड्रोजन के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही अमोनिया एवं हाइड्रोजन गैस परस्पर मिलती हैं तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार प्रशीतक का आंशिक दाब घटता है।
इस घटे हुए दाब पर जब वाष्पक में अमोनिया प्रवेश करती है तो यह आसपास की गूस में उत्पन्न लेकर वाष्प में बदलती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके बाद अमोनिया अवशोषक में जाती है जहाँ पानी अमोनिया के वाष्प को अवशोषित करता है तथा इस मिश्रण को पंप या गुरुत्वाकर्षण द्वारा जनरेटर में पहुँचा दिया जाता है और इस प्रकार प्रशीतन चक्र पूरा होता है। इस प्रणाली को घरेलू प्रशीतकों में यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ये है आपका क्या अवशोषक रिफ्लेक्टर है, यहाँ से शीतलन जल निकास हो रहा है और शीतलन जल प्रवेश का यहाँ से हो रहा है। ये वाष्प क्या यहाँ से क्या आया, यह आया शीतलन जल में कंडेंसर में संघनित्र में, ये द्रवग्राही आया, फिर यहाँ पे द्रव आया, ये क्या हुआ यहाँ पे एवापोरेट हुआ, ये वेपर में बना, फिर ये यहाँ पे ऑब्जर्व में आ गया। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ देखिए, ये द्रव गया द्रव पंप में लिक्विड में, यहाँ से सांद्र घोल बना इसका और ऊष्मा हीट एक्सचेंजर हो गया और दाब करने वाला वाल्व लगा रहता है जो प्रेशर कम करता है। वीक सॉल्यूशन बना, फिर ये डायरेक्ट आया कहाँ इसमें एनालाइजर में और ये वाष्प बन के फिर से शीतलन जल निकास हो गया और ये सांद्र घोल एंट्री करता है किसमें जनरेटर में और जनरेटर से ये तनु घोल एंट्री करता है इसमें। यह है वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली। वातानुकूलन में ऊर्जा बचत, एनर्जी सेविंग एयर कंडीशनिंग में देखिए क्या करते हैं कि कैसे हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए भवन के आसपास पेड़ लगाएं, छाया की व्यवस्था करें और खिड़की के कांचों पर काली फिल्म लगाएं। खिड़की एवं दरवाज़ों को बंद रखें, इससे क्या हो जो बाहर की जो हीट है वो अंदर ना आ पाए। पतले फलकों के हल्के पंखों का यूज़ करें। दक्षिण की तरफ बनी हुई खिड़कियों पर पर्दा लगाना चाहिए एवं दरवाज़ों पर स्वचालित बंद करने वाले उपकरण लगाएं। वातानुकूलक के फिल्टर की नियमित जांच करनी चाहिए, उनकी नियमित देखभाल करें। मीठे या खारे पानी तथा वायु प्रवाह की दर को सर्वोत्तम अनुकूल बनाएं। वातानुकूल प्रणाली की क्षमता वास्तविक ज़रूरत के अनुसार मिलान करते रहना चाहिए। केवल उच्च दक्षता वाली मशीनों को ही खरीदें। वातानुकूलन मशीन की निष्पादन क्षमता की निगरानी करनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता को बनाए रखने के लिए पुनः तापन को हटा दें। पंखे की प्रवेश में निर्गम मार्ग नलिकाओं की रुकावटों को दूर करें। थर्मोस्टेट के एक समान तालमेल को खत्म करें। उचित निवेशित वोल्टेज की सुनिश्चित ही उपयोग करें और भार की बढ़ोतरी को रोकें। जब भी अवसर मिले कंडीशनिंग के अवयवों के स्तर को उन्नत करते हुए बदलते रहना चाहिए और इलेक्ट्रिक नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। खुली छतों को इंसुलेटेड करना चाहिए। वातानुकूलन को कभी भी लगातार खुलने वाले दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ कांच की खिड़कियां नहीं होनी चाहिए और पश्चिम दिशा से आने वाली ऊष्मा के प्रभाव को कम करना चाहिए। ये तो था कि हम कैसे जो आपका वातानुकूलन है उसमें ऊर्जा बचत कैसे करें। अब है ये अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्रीजिंग HVAC एनर्जी एफिशिएंसी। HVAC हीट वेंटिलेशन एंड एनर्जी एयर कंडीशनिंग। तो क्या जब भवन में कोई ना हो तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं जो तापन संवादन और वातानुकूलन प्रणाली है इन्हें बंद कर दें और इनके प्रचालन समय को घटाएं। खाली जगह के तापन शीतलन पर नियंत्रण हेतु प्रणालियों को स्थापित करें। तापन संवादन वातानुकूलन के उपयोग समय को भी घटाएं। रात में नियंत्रित करने के लिए यंत्रों को संस्थापित करें। जब आवश्यक नहीं हो तो उसे बंद कर दें। चरगति चालन और प्रत्यक्ष डिजिटल नियंत्रण प्रणाली का यूज़ करें। अति गर्म और अति ठंडे क्षेत्रों की पहचान करें। प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्यक्ष सूर्य किरणों से बचाव हेतु घर के आसपास पेड़ों की छाया होनी चाहिए और छत के पंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक तापन और शीतलन को कम करें। इसके नियंत्रण के लिए थर्मोस्टेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मौसम के अनुसार थर्मोस्टेट को परिवर्तित कर रहना चाहिए। सर्दियों में उच्च और गर्मियों में निम्न तापमान पर थर्मोस्टेट स्थिर करना चाहिए। मितोपयोजित ऊष्मा पुनः प्राप्ति प्रणाली के लिए बढ़े हुए क्षेत्रफल वाले विनियामकों को स्थापित करें। वाष्पिक संघनित्रों का उपयोग करें। दीवारों छतन नलिकाओं गर्म पानी ठंडे पानी भाप की नलिकाओं को उचित तरीके से रोधित करें। तापन दीवार छत नलिकाओं गर्म पानी ठंडे पानी भाप की नलिकाओं को उचित तरीकों से रोधित करें। तापन और शीतलन की हानि को कम करें और तापीय खिड़की लगानी चाहिए। आमंत्रक रिसाव की जांच करें। रखरखाव की योजना को नियमित जांच करें। तापन संवादन और वातानुकूलन एवं अन्य उपकरणों की निगरानी नियंत्रण स्वयं संचालित होना चाहिए। ऊर्जाशील बनाना चाहिए। ईंधन जलाने वाले उपकरणों की निगरानी करते रहना चाहिए। ज़रूरत हो तो उन्हें संशोधित करते रहना चाहिए। फिर है संपीड़क में ऊर्जा बचत के अवसर। देखिए इसमें क्या है, संपीड़क का स्थान कहाँ होना चाहिए। अंदर आने वाली ठंडी हवा, धूल रहित अंदर आने वाली हवा को रोकना चाहिए या चूषण पाइप लगाने चाहिए जो धूल को वहीं पे छोड़ दे, हवा को आए। ऊंचाई पर होना चाहिए। वितरण दबाव कम होना चाहिए।
संपीड़ित वायु के स्थान पर ब्लोअर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊर्जा में खपत में कमी आती है। संपीड़ित वायु का गलत यूज़ ना करें। तो ये था चैप्टर नंबर 4 जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप थोड़े थोड़े अच्छे से इसको पढ़िए। आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, वरना हम लोग भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चैप्टर से 20 या 25 क्वेश्चंस पर चैप्टर से आपको मिलेंगे। थैंक यू क्लास।